लंदन में हैटी के नेतृत्व में एक गुप्त खुफिया टीम टेक कल्ट संगठन ईडन से स्नोफ्लेक नामक एक वायरस को निकालने के मिशन पर है। हेलीकॉप्टर समूह को इमारत के बाहर उतारता है और वे अंदर घुसने के लिए सामने का दरवाजा उड़ा देते हैं। गैराज में टीम हमला करने से पहले ध्यान भटकाने के लिए एक ग्रेनेड फेंकती है। कुछ और गोलियां चलती हैं, लेकिन एजेंट दुश्मन को गिराने के लिए ज्यादातर हाथापाई का इस्तेमाल करते हैं। जब उसकी टीम के साथी गार्डों से निपट रहे होते हैं, हैटी एक ट्रक में बैठ जाती है और वायरस निकालने के लिए एक बंद बक्से को तोड़ देती है। उसी समय उसे ब्रिक्सटन मिल जाता है, जो साइबरनेटिक संवर्धन वाला एक पूर्व गुप्त एजेंट है और अब एडियन के लिए काम करता है। टीम उस पर अपनी बंदूकें तान देती है। हालांकि ब्रिक्सटन उनसे लड़ने से पहले अपनी विशेष आंखों से उन्हें स्कैन करता है। तेज और सटीक चालों से वह कुछ ही सेकंड में उन सभी को मार गिराता है। हैटी भी गोलियां चलाती है, लेकिन ब्रिक्सटन अपने हाथ से हर गोली को रोक लेता है। घबराकर हैटी खुद को बचाने के लिए ट्रक बंद कर देती है, लेकिन ब्रिक्सटन तुरंत दरवाजे पर मुक्का मारकर एक छेद बनाना शुरू कर देता है। इससे उसे पता चलता है कि हैटी ड्राइवर की सीट पर बैठ रही है। ब्रिक्सटन आगे बढ़ती है और विंडशील्ड पर गोलियां चलाती है, इसलिए वह गाड़ी को पीछे की ओर घुमाता है, कुछ गाड़ियों को रास्ते से हटाता है और फिर आगे के गेट से टकराकर अंदर घुस जाता है। बचने के लिए बेताब वह स्नोफ्लेक को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है। जब तक ब्रिक्सटन बाहर आता है, तब तक वह जा चुकी होती है। लॉस एंजल्स में एजेंट हॉप से कराओ के बार में घुसता है और गैंगस्टरों के एक समूह को ढूंढने के लिए बैकस्टेज जाता है। वह बड़ी कुशलता से पूरे समूह की आसानी से पिटाई कर देता है और बॉस को सबसे आखिर में छोड़ देता है। उसे एक टैटू वाली कुर्सी पर धकेलकर रहस्यमय वायरस के बारे में बात करने के लिए धमकाता है। वह आदमी कुछ नहीं जानता, इसलिए हॉप्स जाने से पहले उसके माथे पर एक गंदा शब्द टैटू करवा देता है। लंदन में एजेंट शॉ एक शानदार पार्टी में जाता है और अपने निशाने पर आए लोगों को ढूंढने के लिए वीआईपी एरिया में जाता है। वह अपनी पहुंच में आने वाली किसी भी चीज से कुछ ही मिनटों में पूरे समूह की पिटाई कर देता है। बॉस को पकड़ने के बाद वह उसे खिड़की के किनारे पर रस्सी से लटकाए रखता है और वायरस के बारे में भी पूछता है। इस आदमी को भी कुछ नहीं पता, इसलिए शॉ उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। बाद में हॉप्स अपनी बेटी सैम के साथ दोपहर का भोजन करता है। वह स्कूल के लिए वंशावली तैयार कर रही है, लेकिन अपने रिश्तेदारों के बारे में ज्यादा नहीं जानती। दुर्भाग्य से हॉप्स इस बारे में बात करने से इनकार कर देता है। उनके दोपहर के भोजन में एक सीआईए एजेंट बाधा डालता है, जो स्नोफ्लेक के पीछे पड़ा है। वह हॉप्स को एक तस्वीर दिखाता है और समझाता है कि यह वायरस इंसान के अंगों को तरल बना सकता है। सीआईए को पता है कि हैटी के पास स्नोफ्लेक है, लेकिन उनका मानना है कि उसने उसे चुराने के लिए अपनी टीम को मार डाला। जिस वैज्ञानिक ने यह वायरस बनाया था, वह भी गायब है। एजेंट जानता है कि हॉप्स दुनिया का सबसे अच्छा ट्रैकर है और चाहता है कि वह हैटी को ढूंढ निकाले। आमतौर पर हॉप्स अकेले काम करता है, लेकिन इस बार उसे लंदन में एक संपर्क व्यक्ति से मिलना होगा। जेल में शॉ अपनी मां से मिलने जाता है, जो पहले एक अपराधी महिला हुआ करती थी। वह अपनी बेटी हैटी के बारे में पूछती है, तो शॉ बताता है कि उसने अपनी बहन से बहुत समय से बात नहीं की है। जब मुलाकात का समय खत्म होता है, तो वह बताती है कि बातचीत के दौरान उसकी हथकड़ियां टूट गई थी। शॉ इमारत से बाहर निकलता है और एक सीआईए एजेंट उसके पास आता है, जो उसे हैटी की एक तस्वीर दिखाता है। एजेंट उसे समझाता है कि सीआईए वायरस की वजह से उसके पीछे पड़ी है, लेकिन अगर शॉ उन्हें वायरस वापस लाने में मदद करे, तो उसे छूट मिल सकती है। शॉ मान जाता है, हालांकि उसे किसी और एजेंट के साथ काम करने का विचार पसंद नहीं आता। इस बीच हैटी को अपने उच्च अधिकारियों का फोन आता है, जिसमें उसे वायरस सौंपने के लिए कहा जाता है। उसे एहसास होता है कि उन्हें लगता है कि उसने अपनी टीम को मार डाला है, इसलिए अगर उसने अपना चेहरा दिखाया, तो वे उसे भी मार देंगे। हैटी फिर एक गुप्त कंपार्टमेंट खोलती है और अपने अपार्टमेंट में कुछ जाल बिछाने के लिए ढेर सारे हथियार निकालती है। बाद में दफ्तर में शॉ और हॉप्स यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ काम करना होगा। वे पहले भी मिल चुके हैं और उनकी आपस में बनती नहीं है, इसलिए बहस शुरू हो जाती है। जब दो एजेंट उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं, तो हॉप्स दरवाजे पर एक कुर्सी फेंक देता है। अंत में वे अलग अलग काम करने का फैसला करते हैं और देखते हैं कि स्नोफ्लेक को कौन पहले पकड़ सकता है। शॉ के जाने के बाद हॉप्स सुरक्षा फुटेज देखता है और बिना कैमरों वाली सड़कों पर ध्यान देता है। वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि हैटी जरूर उन्हीं अंधे स्थानों में से किसी एक में छिपी होगी। हैटी के अपार्टमेंट में शॉ दरवाजा थोड़ा खोलता है और उसके पीछे जाल देखता है। वह सावधानी से उससे बचता है और सभी छिपे हुए कंपार्टमेंट्स को तब तक ढूंढता है जब तक उसे एक कंप्यूटर नहीं मिल जाता। उसी समय एडी और एजेंट उसके पीछे आ जाते हैं, इसलिए शॉ एक छिपी हुई बंदूक निकालती है और गोलीबारी शुरू कर देती है। दो एजेंटों को गोली मार दी जाती है, इससे पहले कि शॉ दूसरों से हाथापाई शुरू कर दे, फर्नीचर और बेतरतीब चीजों का इस्तेमाल करके मदद के लिए। शॉ उन्हें एक एक करके हरा देता है, यहाँ तक कि एक आदमी को खिड़की से बाहर फेंक देता है। इस लड़ाई से हैटी का जाल सक्रिय हो जाता है। हालांकि शॉ समय रहते उसे निष्क्रिय करने के लिए दौड़ पड़ती है। इसी बीच हैटी एक होटल में घुस जाती है और सामान रखने वाली गाड़ी से एक बैग चुरा लेती है। वह जानबूझकर एक मेहमान से टकराकर उसकी चाबी चुरा लेती है। वह उस कमरे में जाती है और चोरी किए गए बैग के कपड़ों का इस्तेमाल करके भेष बदल लेती है। बाहर निकलते समय हॉप्स उसे रोक लेता है और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। हैटी एक हेलमेट पकड़ती है और उसे कुछ बार मारती है, फिर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हॉप्स उसे रोक देता है। फिर हैटी उस पर कोई भी चीज फेंकने लगती है जो उसके हाथ में आती है। हालांकि हॉप्स आसानी से अपना बचाव करता है और उसे हथकड़ी लगा देता है। हैटी उससे लड़ती रहती है, उसे कुछ और बार मारती है और यहाँ तक कि उसे गला घोंटकर मार भी देती है। हॉप्स उसे बस एक हाथ से उठाकर आसानी से हरा देता है। अगले दिन ब्रिक्सटन अपने संवर्धनों के बारे में अपडेट लेने के लिए ईडन मुख्यालय जाता है, जो एक बेहद कष्टदायक प्रक्रिया है। पता चलता है कि ईडन वायरस का इस्तेमाल करके गैर संवर्धित लोगों को मारकर महामानवों की एक नई प्रजाति बनाने की योजना बना रहा है। सीआईए बेस पर हॉप्स हैटी से कहता है कि वह उसकी लड़ाई शैली से यह तो बता सकता है कि उसने अपनी टीम को नहीं मारा, लेकिन जब तक वे इसे साबित नहीं कर देते, वह उसे जाने नहीं दे सकता। उनकी बातचीत तब बाधित होती है जब हॉप्स को सैम का फोन आता है, इसलिए वह एक अन्य एजेंट को हैटी पर नजर रखने के लिए भेजता है जब तक वह बाहर फोन लेता है। हैटी इस मौके का फायदा उठाकर अपना हाथ तोड़ती है और उसके एक टुकड़े से मेज के नीचे से हथकड़ियां उठाती है। फिर वह कुर्सियों से एजेंट की पिटाई शुरू कर देती है और उसकी बंदूक छीन लेती है। उसी समय हॉप्स वापस आता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हैटी उसे गोली मारने की धमकी देती है। शॉ उन्हें बीच में ही टोक देता है और अपनी बंदूक निकालकर हैटी को उसकी बहन बताता है और उसे रिहा करना चाहता है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, जिससे निराश हैटी बताती है कि वायरस उसके हाथ में लगे एक कैप्सूल में है।
अचानक खिड़की फट जाती है और उसकी चपेट में आकर हैटी बेहोश हो जाती है। ब्रिक्सटन और उसके आदमी खुली गोलीबारी करते हुए अंदर आते हैं, जिससे सभी एजेंट छिप जाते हैं। वे हैटी का अपहरण कर लेते हैं और खास हार्नेस की मदद से खिड़की से बाहर कूद जाते हैं, जिससे वे इमारत की तरफ भाग सकते हैं। शॉ और हॉब्स बाकी बचे 2 लोगों की जल्दी से पिटाई करते हैं, इससे पहले कि हॉब्स रस्सी से नीचे कूद जाए, जबकि शॉ लिफ्ट में चढ़ जाता है। हॉब्स एक दुश्मन के ऊपर गिरता है और उसे लिफ्ट से धक्का देकर गिरा देता है। फिर वह दूसरे आदमी पर भी उससे लड़ने के लिए कूद पड़ता है। हैटी जाग जाती है और ब्रिक्सटन के सूट से एक चाकू चुरा लेती है, जिससे वह रस्सी काट देती है। जैसे ही वे कांच की छत पर उतरते हैं, लिफ्ट जमीन पर आ जाती है और शॉ और भी दुश्मन एजेंटों की पिटाई शुरू कर देता है। उनकी बंदूकें चुराकर गोलीबारी शुरू कर देता है। हॉब्स ब्रिक्सटन पर हमला करने के लिए एक और छलांग लगाता है और शीशा टूट जाता है। दोनों आदमी एक गाड़ी के ऊपर गिर जाते हैं। हॉब्स ब्रिक्सटन को घूंसा मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रिक्सटन उसे आसानी से एक कार पर फेंक देता है। जब वह पलटता है तो ब्रिक्सटन और शॉ एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। पता चलता है कि वे पहले टीम के साथी हुआ करते थे, लेकिन ब्रिक्सटन ने सीक्रेट एजेंसी छोड़कर एरियन से जुड़ने का फैसला किया। इसलिए शॉ को उसे मारने का आदेश दिया गया। शॉ भी ब्रिक्सटन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी आसानी से गिरा दिया जाता है। हॉब्स एक एजेंट को गिरा देता है और एक ग्रेनेड चुरा लेता है, जिसे वह एक कार पर फेंकता है जो ब्रिक्सटन के ऊपर गिरती है। उसकी उन्नत भुजाएं उसे कार को कुचलने से पहले ही रोक देती हैं। हैटी एक और एजेंट की पिटाई करती है और हॉब्स उसके पीछे दौड़ता है। तभी शॉ अपनी कार में आकर उन दोनों को बचाता है। ब्रिक्सटन और उसके आदमी अपनी बाइक पर सवार होकर उनका पीछा करने लगते हैं। शॉ रास्ते में आने वाले हर नागरिक को चकमा देते हुए जितनी जल्दी हो सके गाड़ी चलाता है, और हॉब्स जब भी मौका मिलता है बाइक सवारों पर गोली चला देता है। आखिरकार सिर्फ ब्रिक्सटन ही बचता है और उसकी खास बाइक उसे किसी भी बाधा को पार करने में मदद करती है। ब्रिक्सटन गोलीबारी शुरू कर देता है और शॉ की गाड़ी उसके और वापस लौट रहे एजेंटों के बीच फंस जाती है। हॉब्स एक आदमी को बाइक से उतारकर दीवार से टकरा देता है। शॉ एक अजीबोगरीब चाल चलता है और कार को एक ट्रक के नीचे धकेल देता है। हालांकि अपनी बाइक में किए गए बदलावों की बदौलत ब्रिक्सटन उसका पीछा करता है। फिर शॉ अचानक यू टर्न लेता है, जिससे ब्रिक्सटन एक बस से टकरा जाता है। इससे कार भागने में सफल हो जाती है। कुछ ही पल बाद ब्रिक्सटन इंडियन टीम को सभी न्यूज नेटवर्क में फर्जी जानकारी के जरिए घुसपैठ करवाता है। अब शॉ और हॉब्स को राष्ट्रीय टीवी पर खतरनाक आतंकवादियों के रूप में पेश किया जा रहा है। तीनों यह देखकर हैटी कहती है कि वह उस वैज्ञानिक को ढूंढना चाहती है जिसने वायरस का आविष्कार किया था, ताकि उसे हटाया जा सके। हॉब्स उसे CIA से मिली तस्वीर दिखाता है। कुछ ही घंटों में वे डॉक्टर एंड्रियो को ढूंढ लेते हैं और उसे सड़क पर घेर लेते हैं। एक पुरानी इमारत में तीनों एंड्रियो से वायरस के बारे में कुछ करने को कहते हैं। एंडो बताते हैं कि 42 घंटों में कैप्सूल घुल जाएगा और वायरस हवा में फैल जाएगा। ईडन ने एंड्रियो को टीके प्रभावी ढंग से पहुंचाने का तरीका बनाने के लिए काम पर रखा था, लेकिन फिर कंपनी ने इसे जानलेवा बनाने के लिए रिप्रोग्राम कर दिया। यह एंड्रियो के नैतिक मूल्यों के विरुद्ध था और इसीलिए वह कंपनी छोड़कर चला गया। वायरस को फिर से रिप्रोग्राम करने के लिए कैप्सूल को हटाना होगा, लेकिन हैटी को मारे बिना ऐसा करने का एकमात्र तरीका यूक्रेनी एडियन सुविधा में एक मशीन का उपयोग करना है। इसके बाद तीनों शॉ के ठिकाने पर पोशाकें लेने और नकली पासपोर्ट बनाने जाते हैं। हवाई अड्डे पर शॉ और हैटी को बिना किसी परेशानी के जाने दिया जाता है। हालांकि हॉब्स को हिरासत में ले लिया जाता है। पता चलता है कि शॉ ने उसे जानबूझकर एक वांटेड नाम दिया था, क्योंकि वह उसे रास्ते में नहीं चाहता था। जब विमान उड़ान भरने वाला होता है, तब भी हॉब्स किसी तरह विमान में चढ़ जाता है। उड़ान के दौरान शॉ और हॉब्स फिर से बहस करने लगते हैं और एयर मार्शल डिंकले को जगा देते हैं, जो उन्हें चुप करा देता है। उनकी बातचीत से जो कुछ उसने सुना, उससे डिंकले को पता चलता है कि वे एक मिशन पर हैं और वह उनकी मदद करना चाहता है, क्योंकि वह एक पूर्व मरीन है जो कार्रवाई से चूक जाता है। दोनों उसे मना कर देते हैं, लेकिन डिंकले फिर भी उन्हें अपना कार्ड दे देता है। इस बीच ब्रिक्सटन एंड्रियो को ढूंढता है और उसे ईडन मुख्यालय ले जाता है। वह उसे एक जंजीर से लटका देता है और उसे डराने के लिए उसके बगल में रखे लक्ष्यों पर गोली चलाता है। एंडो सहयोग करने से इनकार करता है, इसलिए ब्रिक्सटन उसे अपना मन बदलने के लिए मजबूर करने के लिए आग फेंकने की धमकी देता है। मॉस्को में नायक अपराध महिला मार्गारिटा से मिलते हैं, जो अपने पूर्व शॉ का चुंबन लेकर स्वागत करती है। फिर मार्गारिटा उन्हें ईडियन सुविधा के बारे में अपनी खुफिया जानकारी दिखाती है और हैटी जानबूझकर पकड़ी जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह उसे सीधे निष्कर्षण मशीन तक ले जाया जाएगा और वे लोग उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। मार्गारिटा तीनों को मिशन के लिए ढेर सारे हथियार और उपकरण भी मुहैया कराती है। शाम को मार्गारिटा हैटी को एक कैदी के रूप में ब्रिक्सटन को सौंप देती है। अगली सुबह वह सुविधा केंद्र पहुंचती है और शॉ और हॉब्स एक विमान से उसका पीछा करते हैं। सुविधा केंद्र पहुंचकर वे भी बाहर कूद जाते हैं और इमारत में घुसपैठ करने के लिए एक साइलो में उतर जाते हैं। रास्ते में दोनों पहरेदारों की पिटाई करते हैं। हैटी को प्रयोगशाला में ले जाया जाता है, जहां एंड्रियो मशीन तैयार कर रहा है। हॉब्स और शॉ कुछ विस्फोटक लगाते हैं, जो 45 मिनट में फट जाएंगे। फिर वे अलग अलग दरवाजों से गुजरते हैं। हॉब्स को जहां केवल एक पहरेदार को गिराना है, वहीं शॉ को एक साथ कई पहरेदारों से लड़ना है। वह उन्हें आसानी से हरा देता है और फिर दोनों बेहोश पहरेदारों की मदद से अगले दरवाजे खोल देते हैं। वे दोनों एक ही कमरे में बाहर आते हैं, जहां ब्रिक्सटन और उसके आदमी उन्हें जल्दी से बेहोश कर देते हैं। प्रयोगशाला में हैटी को उसके हाथों से एक मेज से बांध दिया गया है। उसके पैर आजाद हैं, इसलिए वह पहरेदारों पर हमला करती है और उनके पास मौजूद सुई लेकर उन्हें नीचे गिरा देती है। मुंह में छिपी कुदाल से वह हथकड़ी खोलकर खुद को आजाद करती है और मशीन चुरा लेती है। एंडो उसे एक दूसरे रास्ते से भागने में मदद करता है। वे चुपके से घूमते हैं और हैटी कुछ वैज्ञानिकों को पीट कर आगे बढ़ती है। जब हॉब्स और शॉ जागते हैं, तो वे खुद को केबल से जुड़ी कुर्सियों से जंजीरों से बंधा हुआ पाते हैं। ब्रिक्सटन उन्हें बार बार झटके देना शुरू कर देता है और मानवता के शुद्धिकरण की बात करता है। वह दोनों को ईडियन के साथ चलने का प्रस्ताव देता है, लेकिन वे मना कर देते हैं और झटके और भी बदतर हो जाते हैं। उसी समय हैटी और एंड्रियो एक ट्रक में निकलने वाले होते हैं। हालांकि उसे अपनी टीम के साथी की चीखें सुनाई देती हैं। जब हॉब्स हैटी को कमरे में चुपके से घुसते देखता है, तो वह एरियन के साथ जाने का नाटक करता है और समय की प्रतीक्षा करता है। इस विकर्षण के कारण हैटी ब्रिक्सटन के पीछे आ जाती है, लेकिन गार्ड उसे गोली नहीं मार सकते, क्योंकि उन्हें उसकी जिंदा जरूरत है। दुर्भाग्य से उसकी बंदूक काम नहीं कर रही है। उसी समय एंड्रियो आग फेंकने की तोप लेकर आता है और ब्रिक्सटन पर गोली चला देता है, जिससे वह पीछे हट जाता है। जबकि एंड्रियो गार्डों पर आग लगाता रहता है, हॉब्स और शॉ इस मौके का फायदा उठाकर कुर्सियां तोड़कर खुद को आजाद कर लेते हैं।
वे और हैटी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, कई गार्डों को गिरा देते हैं और उनकी बंदूकें चुरा लेते हैं। आग बुझाने के बाद ब्रिक्सटन भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और जल्दी से एंड्रयू को मार देता है। हॉब्स और शॉ फिर एक कार में सवार होकर हैटी का पीछा करते हैं, जो कंटेनरों के ऊपर दौड़ रही है। वह कार में कूद जाती है और उन्हें बताती है कि उसने यह उपकरण एक ट्रक में छिपा दिया है, इसलिए हॉब्स उन्हें उसे ढूंढने के लिए छोड़ देता है। गार्ड भी कारों में सवार होकर इमारत के अंदर पीछा करने लगते हैं, जो जल्द ही सड़क तक पहुंच जाता है। जब ब्रिक्सटन हॉब्स को ट्रक में भागते हुए देखता है, तो वह ट्रक के ऊपर से कूदकर अपनी बाइक पर सवार होकर पीछा करने लगता है। उसी समय विस्फोटक फट जाते हैं, इसलिए हॉब्स को ट्रक को दीवारों से पार करके बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ता है। बाहर ब्रिक्सटन 3 ड्रोन सक्रिय करता है, जो हैटी की तलाश करते हैं। गार्ड शॉ को लगभग रोकने में कामयाब हो जाते हैं, जो भागने के लिए कार को कुछ प्लेटफॉर्मों की ओर ले जाता है। ड्रोन उसे ढूंढ लेते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिससे उसे एक खिड़की से होकर एक कारखाने में घुसना पड़ता है। हॉब्स उसी इमारत में घुसता है और ड्रोन से टकराकर उसे नष्ट कर देता है। फिर वह गेट से होकर बाहर निकलता है और दुश्मन के वाहनों से टकराकर उन्हें भी हरा देता है। एक ड्रोन कारखाने के बाहर उड़ता है और शॉ पर गोलीबारी शुरू कर देता है, जिससे शॉ एक बार फिर कार को खिड़की से बाहर कूदा देता है। बाहर निकलते ही वह हवा में ही ड्रोन को गिराने के लिए गोली चलाता है। जब ड्रोन जमीन पर गिरता है तो हैटी हुड पर गिर जाती है। कार अब कमजोर पड़ने लगी है और आखिरी ड्रोन अभी भी उनका पीछा कर रहा है। हैटी ड्रोन को मार गिराने में कामयाब हो जाती है, जबकि हॉब्स ट्रक से दुश्मन की गाड़ियों को गिराना जारी रखता है। वह अपना हाथ बढ़ाता है और हैटी उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाती है और ब्रिक्सटन के उसे पकड़कर मोड़ने से पहले ही ट्रक के अंदर घुस जाती है। इसके बाद शॉ कार को ट्रक के पिछले हिस्से पर गिरा देता है, जबकि ब्रिक्सटन अपनी बाइक पर सवार होकर उनका पीछा करता है। शॉ बाहर निकलता है और कार को गिरने देता है, जिससे एक विस्फोट होता है जो इमारत को नष्ट करना शुरू कर देता है। हॉब्स हैटी को गाड़ी चलाने देता है और शॉ के साथ पीछे बैठ जाता है, जबकि ब्रिक्सटन भी ऐसा ही करता है। जैसे ही इमारतें उनके पीछे गिरती हैं, एक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन भले ही 2 बनाम 1 हो, ब्रिक्सटन की ताकत ज्यादा है। कुछ वार करने के बाद ब्रिक्सटन उन्हें करारा झटका देने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि एक इमारत ट्रक के पिछले हिस्से पर गिर जाती है। दोनों अपनी सुरक्षा के लिए आगे की सीटों की ओर भागते हैं और ब्रिक्सटन को बचने के लिए कूदना पड़ता है। कुछ ही देर बाद तीनों ट्रक को एक सुरक्षित जगह पर रोकते हैं और पाते हैं कि लड़ाई के दौरान एक्सट्रैक्शन मशीन खराब हो गई थी। हैडी इसे रोकने के लिए बलिदान देने के पक्ष में है, लेकिन शॉ उसे खोने से इनकार करता है और कोई दूसरा उपाय ढूंढना चाहता है। हॉब्स उन्हें अपने देश समोआ में छिपने के लिए आमंत्रित करता है। डिंकली द्वारा उन्हें तस्करी करके लाने की बदौलत समूह सुरक्षित बच निकलता है। समोआ में हॉब्स अपने भाई योना से मिलने जाता है, जो उसे देखते ही घूंसा मार देता है। भाई बहस करने लगते हैं, लेकिन उनकी मां द्वारा उन पर चप्पल फेंकने पर वे रुक जाते हैं। अंदर पहुंचकर तीनों योना से मशीन ठीक करने के लिए कहते हैं, लेकिन वह अपने भाई की परेशानियों में पड़ने से इनकार कर देता है। उनकी मां को उन्हें फिर से डांटना पड़ता है, जब तक कि योना मदद के लिए तैयार नहीं हो जाता। इसके बाद वे योना की कार की दुकान पर जाते हैं, जहां हॉब्स कुछ हथियार खरीदना चाहता है। हालांकि उसकी मां ने सभी हथियार हटा दिए हैं और केवल पारंपरिक हथियार ही बचे हैं। योना मशीन की मरम्मत करता है और सभी हथियार लेकर उस जगह पर कई जाल बिछा देते हैं। हैटी इडियन के सिस्टम को हैक कर लेती है और दुश्मन के डिजिटल हथियारों को निष्क्रिय करने का तरीका ढूंढ लेती है, लेकिन यह सिर्फ 6 मिनट तक ही चलेगा। ब्रेक लेते हुए हैटी और शॉ अपने संघर्षों को साझा करते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं। कैप्सूल के घुलने में सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। जोना आखिरकार मशीन की मरम्मत पूरी करता है और उसे निकालने की प्रक्रिया शुरू करता है, जिसमें कुछ समय लगेगा। उसी समय दुश्मन आ पहुंचता है, इसलिए समूह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले हॉब्स अपने भाई से परिवार को छोड़ने के लिए माफी मांगता है और वे गले मिलते हैं। साथ ही शॉ और हैडी भी सुलह कर लेते हैं और आगे से संपर्क बनाए रखने का वादा करते हैं। ब्रिक्सटन की टीम अपने वाहनों से इमारत को घेर लेती है, जबकि हॉब्स अपने भाइयों के साथ बाहर आता है। जब दुश्मन गोलीबारी करने की कोशिश करता है, तो हैटी की हैकिंग की वजह से उनके हथियार नाकाम हो जाते हैं। एक पारंपरिक अनुष्ठान के शब्द कहने के बाद हॉब्स एक विस्फोटक सक्रिय करता है, जो कई वाहनों को उड़ा देता है और एक ही समय में कई दुश्मनों को मार गिराता है। फिर शॉ एक ट्रक में आग फेंकने वाली मशीन लेकर आता है, जो ब्रिक्सटन के समूह को फंसाने के लिए आग का एक घेरा बनाती है। अब हॉब्स और उसके भाई हमला कर सकते हैं, जिससे एक भीषण हाथापाई शुरू हो जाती है। चूंकि एजेंट बंदूकों के आदी हैं, इसलिए वे पारंपरिक हथियारों से अपना बचाव करना नहीं जानते। ब्रिक्सटन ही एकमात्र ऐसा है जो अच्छी लड़ाई लड़ रहा है, जिसका मजबूत शरीर बंदूकों की कमी की भरपाई कर देता है। कुछ एजेंट चुपके से हैटी को ढूंढ लेते हैं, जो अभी भी मशीन से जुड़ी हुई है। वह अपना बचाव करती है, लेकिन वहां बहुत सारे आदमी हैं, इसलिए शॉ उसकी मदद के लिए दौड़ता है। भाई बहन मिलकर बुरे लोगों को हराने की कोशिश करते हैं, बिना निकासी प्रक्रिया में बाधा डाले। एक दुश्मन उनकी ओर एक कार भेजता है और भाई बहन कार के फटने से ठीक पहले कूद जाते हैं। दुर्भाग्य से शॉकवेव हैटी को चक्कर आने लगती है, इसलिए वह युद्ध के मैदान में खो जाती है। इसी बीच ईडन का हेलीकॉप्टर पास में ही उतरता है। ब्रिक्सटन हैटी को ढूंढ लेता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है, जिससे वह उसके चेहरे पर थूक देती है। नायक हैटी को हेलीकॉप्टर की ओर घसीटते हुए देखते हैं और उसके पीछे एक ट्रक पर चढ़ जाते हैं। शॉ गाड़ी चलाता है, जबकि हॉब्स पीछे से चेन पकड़ लेता है। जब ट्रक एक लंबी छलांग लगाता है, तो हॉब्स हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए चेन फेंकता है और शॉ उसे नीचे लाने के लिए तेजी से गाड़ी चलाता है। हॉब्स इंजन चालू करता है, जिससे चेन ऊपर की ओर बढ़ती है। गुस्से में ब्रिक्सटन पायलट को धक्का देकर नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है, जिससे हेलीकॉप्टर पीछे की ओर खिंच जाता है और ट्रक ऊपर उठ जाता है। तभी जोना और कुछ भाई और ट्रकों में आते हैं, जिन्हें वे शॉ के ट्रकों से जोड़कर अतिरिक्त भार प्रदान करते हैं। 4 गाड़ियां एक पंक्ति में जुड़ जाती हैं, इसलिए ब्रिक्सटन हेलीकॉप्टर को चट्टान के ऊपर ले जाता है ताकि उन्हें नीचे गिरा सके। शुक्र है कि भाइयों ने अपने ट्रकों में बूस्टर लगाए हैं और उन्हें सक्रिय करके सभी ट्रकों को वापस जमीन पर ला दिया है। तभी दुश्मन के हथियार फिर से सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए ब्रिक्सटन गोलीबारी शुरू कर देता है और ट्रकों को अलग होने पर मजबूर कर देता है। शॉ हेलीकॉप्टर को घसीटता रहता है, जबकि सड़क पर लगे जाल फटने लगते हैं, जिससे पीछा करने वाली एडियन गाड़ियां नीचे गिर जाती हैं। चेन पर दबाव के कारण वह अलग हो जाती है, इसलिए हॉब्स को हेलीकॉप्टर को खोने से बचाने के लिए उसे पकड़ना पड़ता है। अचानक मोड़ पर शॉ ट्रक को हिला देता है और हॉब्स फिर से चेन लगा देता है। हैटी इस ध्यान भटकाने वाली चीज का इस्तेमाल अपने आसपास मौजूद गार्डों से लड़ने के लिए करती है और उनके गोलों से हेलीकॉप्टर को इतना नुकसान पहुंचता है कि वह नीचे गिर जाता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर चट्टान से नीचे लुढ़कता है, ट्रक भी नीचे घसीट जाता है। दोनों गाड़ियां जमीन पर गिर जाती हैं, लेकिन ब्रिक्सटन अभी भी जिंदा है।
हैटी भी ठीक है और मशीन अभी भी पानी निकाल रही है। इसलिए ब्रिक्सटन अपने एक आदमी को जगाता है और उसे कहता है कि जब मशीन शून्य पर पहुंच जाए तो हैटी को गोली मार दे। हॉब्स और शॉ पानी से बाहर आते हैं और ब्रिक्सटन से फिर से लड़ने लगते हैं। हमेशा की तरह वह उन पर हेलीकॉप्टर के पुर्जों से वार करता है। शॉ को घूसा लगने पर हॉब्स ब्रिक्सटन को पीछे से मारने में कामयाब हो जाता है। दोनों को एहसास होता है कि उनमें से एक चारा का काम कर सकता है और दूसरा उसी समय ब्रिक्सटन पर हमला कर सकता है। इस योजना पर मिलकर काम करते हुए वे कई वार करके ब्रिक्सटन को काबू में कर लेते हैं। जब मशीन शून्य पर पहुंचती है, हैटी कुछ हेलीकॉप्टर केबल पकड़ती है और एक छोटा सा विस्फोट करती है जिससे एजेंट नीचे गिर जाता है। फिर वह उसका गला घोंटकर उसे बेहोश कर देती है। दोनों तब तक लड़ते रहते हैं जब तक कि वे आखिरकार ब्रिक्सटन को एक चट्टान पर पटककर हरा नहीं देते। शॉ फिर ब्रिक्सटन की बंदूक छीन लेता है लेकिन उसे मारने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे पता है कि इस नुकसान के साथ जीना उसे और भी ज्यादा दुख देगा। ऑटो शॉप में वापस हॉक की मां पूरे गांव को बाकी बचे एजेंटों से बचाने के लिए ले आती है और उन्हें आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देती है। ईडन ब्रिक्सटन की आंखों पर लगे कैमरों से सब कुछ देख रहा था और उसे निष्क्रिय कर देता है जिससे उसका शरीर समुद्र में गिर जाता है। उसका बॉस विमान से एक संदेश भेजता है जिसमें वादा किया जाता है कि यह सब खत्म नहीं हुआ है। बाद में हॉप सैम को आखिरकार उसके परिवार से मिलवाता है जबकि हैटी और शॉ अपनी मां से मिलने जाते हैं ताकि उसे भागने में मदद कर सकें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए शुक्रिया।